वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये जनरेटर पावर कैपेबिलिटी कर्व के ऊपर मेरा दूसरा लेक्चर है। पार्ट 2 कह लें इसको। मैंने इसको फर्दर एलोबरेट इसलिए किया है कि एग्जाम्पल भी मैंने इसमें दे दी है, जो कि यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे है। बाकी ये चीज़ पहले से भी मौजूद थी, पिछले लेक्चर में भी ये मौजूद था। ये मैंने दोबारा ड्रा किया है और इसको ड्रा करने का मकसद ये है कि ये मैंने जो MVAR और MVR कैपेसिटिव और रिएक्टिव कभी कभी ऐसे वर्टिकल लाइन में भी शो करते हैं। तो मैंने कहा इस डायग्राम को दोबारा मैंने इस तरह बना दिया ताकि आपको अगर कहीं पर भी ये डायग्राम कभी इस तरह मिले और इस तरह मिले तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये तो इस तरह से मुझे पता थी डायग्राम और ये पता नहीं ये किस तरह बनी हुई है। इसमें भी देखें कंसेप्ट वही है। पी यहाँ पर पॉजिटिव है, ये लाइन जो है एक्टिव पावर, और रिएक्टिव जो है इंडक्टिव वो ऊपर है और कैपेसिटिव नीचे है। तो आमतौर पे मेरा ख्याल है ये वाली आप लोगों को ज़्यादा शुरू से पढ़ते हैं कि एक्सेल और एक्सी को इस तरह ऊपर नीचे दिखाते हैं। तो मैंने कहा ये दोबारा बना दें। ये वाली जो वेक्टर डायग्राम है ये अपनी जगह है, जो कि मशहूर ज़माना पावर डिलीवरी की वेक्टर डायग्राम। एक्टिव पावर फ्लो होता है जब भी डेल्टा एंगल पर डिपेंड करता है बिटवीन द टू वोल्टेजेस, चाहे दो रीजन के हों, जनरेटर टू ग्रिड हो या ग्रिड टू ग्रिड हो, जो भी हो। बस एंगल, रोटर एंगल, पावर एंगल, टार्क एंगल, ये मैंने डेरिवेशन बता दिया था, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं अब यहाँ पर इस वक्त इस वाली आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये किया है कि मैंने बिल्कुल फंडामेंटल से एक एग्जांपल बना दिए ताकि आपको आसानी हो जाए। अब देखें, ये आपको डायग्राम पता है कि अगर आपके पास 200 MVA फर्क करो जनरेटर की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, और आमतौर पर मेगावाट भी लिखा होता है, तो मैंने यहाँ पर 200 MVA से चला हूँ कि टोटल ये एक्टिव और रिएक्टिव का जो कॉम्बिनेशन है, सम तो नहीं है ना, ये स्क्वायर का सम है, तो वो जो है 200 MVA है। अब पावर फैक्टर जो है वो 5 है, जो भी लोड आप ड्रॉ कर रहे हैं पावर फैक्टर 5 है। तो आपका फार्मूला आपको पता है, MVA बराबर होता है मेगावाट स्क्वायर प्लस MVR स्क्वायर अंडर रूट। ये पूरी पाइथागोरियन थ्योरम इस पर अप्लाई हो रही है, और पाइथागोरियन थ्योरम के तहत ये जो MVA इज़ द डायगोनल, तो ये दोनों का स्क्वायर बराबर इसके होगा, अंडर रूट कर दिया तो बराबर हो गया। अब मैंने मेगावाट निकाल लिया, 200 इंटू 0.8। 0.8 कहाँ से आ गया? 0.8 मैंने पावर फैक्टर अज्यूम किया है, अज्यूम PF इज इक्वल टू 0.8। यहाँ से मैं चला हूँ तो मैंने निकाल लिया कि मेगावाट कितने दे सकता है ये 0.8 पे, 160, और MVR कितने, 120। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर फैक्टर है, देखें ये भी इसको कंट्रोल कर रहा है। और आपको एक बेसिक फंडामेंटल पता है कि जब जनरेटर है उसके अंदर दो एलिमेंट वर्क कर रहे होते हैं जनरेटर को काम करने के लिए। दो एलिमेंट क्या कर रहे होते हैं कि अगर आप बीच में यहाँ पर एक जनरेटर बना हो, आई होप कि ये एरिया नज़र आ रहा है, जनरेटर बनाए, तो इसके एक तो यहाँ से प्राइम मूवर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, पी एम मैकेनिकल दे रहा है। ये क्या चीज़ है? ये प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर। और इसको जनरेटर के रोटर को एक आप दे रहे हैं एक्साइटेशन दे रहे हैं, यानी कि पोल्स को मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्साइटेशन दे रहे हैं, जो DC एक्साइटेशन यहाँ से आ रहा है। इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो फिर यहाँ पर एनर्जी आपकी P एंड Q दोनों मिलती है। ये Q का ताल्लुक जो एक्साइटेशन से है, और P एक्टिव पावर का ताल्लुक जो है मैकेनिकल पावर से है। जिसको बढ़ाएंगे तो P बढ़ेगा। और ये क्यों P का ताल्लुक क्यों मैकेनिकल पावर से है, आपको मालूम है? मैं जानबूझ के रुक गया हूँ कि आपको सोचने का टाइम मिले। देखिए, P का ताल्लुक जो है वो इसलिए है कि आप बेसिक फिजिक्स से पढ़ते चले आ रहे हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है यहाँ पर प्राइम मूवर में कोई एनर्जी दे करके, गैस है, पानी है, जो भी है, स्टीम है। तो ये कैसे हो सकता है कि खाली वोल्टेज को आप बढ़ाए घटाएं तो आपको एक्टिव एनर्जी मिल जाए? तो इसका तो मतलब यह है कि आउट ऑफ नो वेयर यू आर गेटिंग द एक्टिव एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे कि वर्क डन हो रहा है। अगर वर्क डन इससे ही हो जाए तो फिर तो सारा ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए ना। तो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक जो बेसिक फिजिक्स है वो यहाँ पे अप्लाई होती है, जिसको मैं बार बार हर में बताता हूँ कि आपका जो फ्यूल बढ़ाएंगे तो एक्टिव पावर बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाने से रिएक्टिव पावर पे असर पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने कहा यहाँ पर दोबारा से बता दूँ। तो अब जनरेटर को दो इनपुट मिलते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, जो कि DC एक्साइटेशन रोटर को जाता है, और स्टार्टर पे जो है वो रोटर घूम रहा होता है यहाँ प्राइम मूवर से, और फिर स्टार्टर के अंदर बिजली बनती है।
मैग्नेटिक जो फील्ड है पैदा हो रही है एक्साइटेशन से, और उसके बाद यहाँ से आपको पी एन क्यू दोनों ड्रा करते हैं। और ये पी ओ क्यू जो ड्रा करते हैं जनरेटर का जो पावर फैक्टर है, अब उसकी लिमिट दी होती है, हर जनरेटर पे लिखा होता है पावर फैक्टर 0.85। वो असल में मिनिमम की लिमिट होती है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती। उस पर लिखा नहीं होता कि ये मिनिमम पावर फैक्टर ऑफ द जनरेटर है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जो उस पर लिखा है उससे ज़्यादा पे आप चला सकते हैं। 0.9, 0.95, 0.98, 1 पे भी चला लें, एक्टिव एनर्जी देता रहेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 0.85 पे चलाएं, तो उस केस में फिर ये कि रिएक्टिव पावर का कंपोनेंट बहुत बढ़ जाएगा। ये देखें ना, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर का फार्मूला देखें। अगर मैं रिएक्टिव पावर को बढ़ाऊंगा तो टू बैलेंस द इक्वेशन की मेगावाट कम हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपको रिएक्टिव पावर बढ़ा दूंगा मैं तो ये एक्टिव कम हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूले से दोहरी क्लियर है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा एडिशन कर दूँ उस लेक्चर में। अब ये ताल्लुक़ किससे हो गया? कैपेबिलिटी से हो गया ना। तो अगर आप देखें कि ये एमवीआर आप जनरेटर से ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो उसी हिसाब से मेगावाट्स आपके कम हो जाएंगे, तो आप लॉस में जा रहे हैं ना, क्योंकि आपको तो मेगावाट पे तो बिजली का पैसा ही नहीं मिलता। पैसा तो सॉरी मेगावाट पे मिलता है, उसी से वो कम हो गया तो आपका पैसा कम हो गया। एमवीआर पे तो पैसा नहीं मिलता। बिलिंग तो हमेशा एनर्जी पे होती है, कस्टमर कहता है जो एनर्जी यूज़ करूँगा। अभी एक्टिव एनर्जी भी तो आप उसको दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो है जनरेटर का पावर फैक्टर 0.85 अगर लिखा है, आमतौर पर लिखा होता है यही 0.85, तो आप उससे ऊपर उसको चलाना है, नीचे नहीं चलाना है, वरना आपको लॉस होगा, इकोनॉमिकली भी लॉस होगा। और जनरेटर का अब अगर आपको रिएक्टिव पावर बढ़ाना है, दूसरा टेक्निकल एक्सपर्ट क्या है, इकोनॉमिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर आपको ज़्यादा एमवीआर बढ़ाने हैं, लेने हैं जनरेटर पे, आपको एक्साइटेशन बढ़ाना पड़ेगा ना, वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, एक्साइटेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्साइटेशन की जो लिमिट है वो उसने आपको कंट्रोल कर दिया ना वहाँ के, नहीं इससे ज़्यादा अब ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप रोटर में इससे ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे, रोटर में हीटिंग इफेक्ट होगा। इतना करंट के लिए डिज़ाइन नहीं है मुस्तकिल, टेम्परेरी तौर पे और वोल्टेज हो सकता है, और वोल्टेज अंडर वोल्टेज और वो सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको परमानेंट लोड ले लें। तो इसी तरह अगर आप एमवीआर को दूसरी साइड पे बढ़ाएंगे, कैपेसिटिव, ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए बनाई है ताकि ये देखें इसमें ये कोई कैपेसिटिव या इंडक्टिव का चक्कर नहीं है यहाँ पे, ये सीधा एमवीआर है। एमवीआर को चाहे आप कैपेसिटिव साइड पे लीडिंग पे बढ़ा दें, पावर फैक्टर को आप 0.85 लीडिंग कर दें, और चाहे लैगिंग कर दें। देखें ये एमवीआर में कहीं नहीं लिखा होता फार्मूले में कि लीडिंग है कि लैगिंग है, तो इसका मतलब ये है कि ये एमवीआर को जब भी बढ़ाएंगे, किसी भी तरफ बढ़ाएंगे, तो आपका एक्टिव पावर कम हो जाएगा। तो वो क्या होगा कि अंडर एक्साइटेशन हो जाएगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो जाएगी तो जनरेटर के अंदर रोटर एंगल जो है, क्योंकि स्लो होने लगेगी फील्ड टार्क, तो फिर वो एंगल बढ़ जाएगा, आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा, ट्रिपिंग हो जाएगी। तो दोनों तरफ से क्या हुआ कि जो कैपेबिलिटी कर्व है वो कर्टेल हो गया। वो कर्टेल होने के बाद हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है या ये बनाया हुआ है। तो मैंने कहा ये जो है पूरा फिनोमेना जो है मैं विद इक्वेशन आपको बता दूं, विद वेक्टर, विद डायग्राम। ये मैंने एक ख़राब सी मैकेनिकल डायग्राम बना दी। तो ये सारी मिला करके आप जब देखेंगे तो बहुत ही सिंपल फिनोमेना हो गया पावर कैपेबिलिटी कर्व का अपने जनरेटर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसका ताल्लुक डिस्टेंस रिले से, इसका ताल्लुक जो है पावर स्विंग से, इसका ताल्लुक स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी से, इसका ताल्लुक ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी से, इसका ताल्लुक वोल्टेज की लिमिट से, इसका ताल्लुक जनरेटर के पावर फैक्टर से, इसका ताल्लुक एक्साइटेशन रोटर के अंदर करंट से, कम से ज़्यादा से, मैग्नेटिक फोर्स की कमी होना, मैग्नेटिक फोर्स की ज़्यादा होना, उससे एक ओवर फ्लक्सिंग भी तो एक मसला है। अगर आप बहुत एक्साइटेशन बढ़ाएं तो ओवर फ्लक्स भी तो होता है। ओवर फ्लक्स की अलग एक रिले होती है, वो चेक कर रही होती है, तो वो फिर एक अलग मैं लेक्चर बना दूंगा उसके ऊपर, जो फ्लक्स ओवर फ्लक्सिंग जनरेटर का प्रोटेक्शन वो बना देंगे छोटा सा। तो ये मैंने इसलिए कहा कि ये छोटी सी एक वीडियो बना दूं। छोटी वीडियो भी ठीक ठाक लंबी हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये वाला लेक्चर। और अब मैं पूरा स्क्रीन से हट इसलिए जाता हूँ कि अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट लेना हो कुछ हो तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि यहाँ पर कोई बिजली का मसला आ रहा है और रोशनी का मसला आ रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें देखें, पूरी कई चैप्टर का यहाँ पर एक खुलासा या प्रेसी मैंने पेश कर दिया है, पूरे चैप्टर का खुलासा पेश कर दिया है। तो ये देखें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ये तो फर्स्ट ईयर का भी मामला नहीं है, उससे भी इंटरमीडिएट के मामला हैं। हाँ, ये जो कंसेप्ट हैं ये फिर आपके सेकंड थर्ड ईयर वगैरह के मामला हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इसको शेयर कर दें। ये नए बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो नए स्टूडेंट्स हैं
बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा है इससे, क्योंकि ये चीज़ों का काम आएगा जब आप मुल्क से बाहर होंगे। अपने मुल्क में तो बिल्कुल देसी स्टाइल चल रहा है ना, कि बंद कर दो फीडर को, ऑफ कर दो, मार दो, तोड़ दो, तबाह कर दो, फट गया। ये सब टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी पे मैं यकीन नहीं रखता हूँ। वी मस्ट टॉक इन द इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग टर्म्स, अदरवाइज आपकी वोकैबुलरी नहीं बढ़ेगी। वोकैबुलरी नहीं बढ़ेगी तो आप अंग्रेज़ी में क्या जवाब देंगे, ब्रेकर उड़ गया? आप क्या बोलेंगे इंटरव्यू जब अंग्रेज़ी में ब्रेकर उड़ गया? तो ऐसे तो नहीं होगा ना। यू हैव टू से समथिंग स्पेसिफिक, कि देर वॉज आर्किंग, देर वॉज पार्शल डिस्चार्ज, देर वॉज सम काइंड ऑफ हेवी आर्किंग, देर वॉज ए फ्लैश ओवर, रिले ट्रिपिंग। तो आपकी वोकैबुलरी नहीं बढ़ेगी अगर आप सिर्फ यही कहते रहेंगे उड़ गया, फट गया। इससे नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल टर्म यूज़ करें। इलेक्ट्रिकल टर्म अगर सही से यूज़ नहीं करते हैं तो आपको ऑपरेशन में प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं। क्योंकि देखिए, मैं कहूँ कि स्विच को बंद कर दें और मैं कहूँ स्विच को क्लोज कर दें, दोनों उलट हो गया ना। स्विच को बंद करने का मतलब ऑफ हो गया, स्विच को क्लोज करने का मतलब ऑन हो गया। इसलिए हमेशा जो है आपको बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी होती है। ज़बान बिल्कुल सही होनी चाहिए। अपनी ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप जो चाहे कह दें कि बंद कर दो, वो तो क्लोज कर देगा तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को समझें कि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग जो बिल्कुल गली कुचों की ज़बान अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सीनियर इंजीनियर्स को मैंने देखा है कि वो उड़ गया ब्रेकर, तो उड़ के आ गया। ये तो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।